नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है कक्षा 10वीं वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का इकोनॉमिक्स का छठा अध्याय वैश्वीकरण। तो इससे पहले जो है 5 अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 वो सारे अध्याय का कंप्लीट वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, जहां से जाके आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो छठे अध्याय में जो भी, चाहे वो लघु उत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सभी प्रश्नों को हम लोग इसी वीडियो में करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो जो है आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा का पूरा वीडियो देख लेना, ठीक है, ताकि आप लोग को सारा का सारा प्रश्न जो है बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न में 6 प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय में 4 प्रश्न है। सभी प्रश्नों को हम लोग करेंगे बिल्कुल आसान तरीके और आसान भाषा में। तो आइए हम लोग कर लेते हैं। आइए, पहला प्रश्न जो है लघु उत्तरीय में, जिसे आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करते हैं, तो वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है, बिल्कुल अपना भाषा, देसी भाषा हम समझाने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, पहला प्रश्न हो गया। और पहला प्रश्न का आप लोग को आंसर करना है कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है। इस प्रक्रिया से वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं का, प्रौद्योगिक पूंजी के साथ ही मानवीय श्रम का भी निर्बाध प्रवाह होता है। इसको अच्छी तरह स्पष्ट करते हुए अर्थशास्त्री बैंकों नीलानोविक ने कहा है कि वैश्वीकरण का अर्थ पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिक, यहाँ तक कि लोगों के विचार तक स्वतंत्र प्रवाह होता है। बात समझ में आई आप लोग को? बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा, अब बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिए। देखिए, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था को समन्वय या एकीकरण किया जाता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया से जो है वस्तु के साथ साथ सेवा जो होता है, ठीक है, प्रौद्योगिक होती है, उसके साथ पूंजी भी, मानवीय श्रम का निर्बाध प्रवाह होता है। और इसको अच्छी तरह से स्पष्ट करते हुए अर्थशास्त्री बैंको नीलानोविक ने कहा है कि वैश्वीकरण का अर्थ है कि पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिक, यहाँ तक कि लोगों के विचार तक को भी स्वतंत्र प्रवाह होता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। समझ में आ गई बिल्कुल अच्छी तरह से। आइए सेकेंड प्रश्न को देखते हैं। सेकेंड प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं? बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाइएगा। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं? कोई चर्चित कंपनी अपने देश के अतिरिक्त अन्य देश के उद्योग धंधा लगाती है और उत्पादन करती है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर फोर्ड हो गया, फोर्ड मोटर्स, अब पहले तो ज़्यादा ही फोर्ड मोटर्स चलता था, सैमसंग, कोको कोला, नोकिया, टाटा मोटर्स आदि, ये क्या हो गया, बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गया। नहीं समझ में आया? कोई चर्चित कंपनी, देखिए फोर्ड मोटर्स बहुत चर्चित कंपनी है, और सैमसंग जो फोन वगैरह यूज आजकल करते हैं, सैमसंग का हर चीज आने लगा है, ठीक है। कोको कोला जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, नोकिया फोन, ठीक है, नोकिया के जो फोन आप लोग तो देखे ही होंगे, तथा टाटा मोटर्स, ये सारी कंपनियां जो है चर्चित है। और कोई चर्चित कंपनी अपने देश के अतिरिक्त, मतलब मान लिया जाए भारत के हैं, तो भारत के अतिरिक्त और भी सारे देश में उसका उद्योग धंधा लगता है, वहां पे भी वो कंपनियां चलती है। जैसे अभी मान लिया, सपोज कीजिए चाइना वाला फोन आ रहा है, तो चाइना में भी चलता है और भारत में भी चल रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गया। बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिए। तो कोई चर्चित कंपनी अपने देश के अतिरिक्त अन्य देशों में उद्योग धंधा लगाती है और उत्पादन करती है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे फोर्ड मोटर्स हो गया, सैमसंग हो गया, कोको कोला हो गया, नोकिया हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, ये सारा जो है हो गया। क्लियर, समझ में आ गया? अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा नंबर बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह समझिए। विश्व व्यापार संगठन क्या है, यह कब और क्यों स्थापित किया गया है? बिल्कुल अच्छी तरह समझिए। देखिए, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाता है।
भारत में इसकी स्थापना जनवरी 1995 ईस्वी में हुआ था और इसके संस्थापक राष्ट्र संघ के सदस्य रहे। सभी वर्तमान में 149 देश इस संगठन के सदस्य हैं और इसका मुख्यालय जनेवा में है। अच्छी तरह समझ में आ गया। जो प्रश्न था आपका कि विश्व व्यापार संगठन क्या है और कब और क्यों स्थापित किया गया था, तो आंसर आप लोग लिखेंगे विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाती है और भारत में इसका स्थापना जनवरी 1995 में हुआ था। इसके संस्थापक राष्ट्र संघ के सदस्य रह चुके हैं, ठीक है। और अभी वर्तमान में 149 देश में यह संगठन के सदस्य हैं और इसका जो है मुख्यालय जनेवा में है। बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया। आइए चौथे नंबर प्रश्न को करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, भारत में सन 1991 में आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं? तो बिल्कुल इसका आंसर करेंगे। याद रखना है ये सारी चीज, ठीक है। ये जो है आप लोग को याद रखना होगा कि भारत में सन 1991 के आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं। चौथा नंबर जो प्रश्न है, और ये प्रश्न है VVI प्रश्न है, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं इसलिए, ठीक है। देखिए 1980 के दशक के अंत तक सरकारी खर्च उसकी आय के मुकाबले काफ़ी अधिक बढ़ गया था। 1980 के दशक की बात है और वहाँ सरकारी खर्च और उसकी आय के मुकाबला काफ़ी अधिक बढ़ गया था और इसका परिणाम यह हुआ कि मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोतरी हो गई। निर्यात के मुकाबले आयात का जो है मात्रा बढ़ने लगा और जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। अब जब भारत का अर्थव्यवस्था डगमगाने लगा तो इस पर क्या हुआ, इस पर नियंत्रण पाने के लिए 1991 ईस्वी में आर्थिक सुधार की नीति अपनानी पड़ी और निजीकरण, उदारीकरण, तत्पश्चात वैश्वीकरण, उदारीकरण का ही एक परिणाम है। तो बात समझ में आ रहा है। देखिए फिर से हम प्रश्न को देख लेते हैं आप लोग के साथ। देखिए सन 1991 के आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं, तो आंसर आप लोग को बिल्कुल इसी प्रकार देना है कि देखिए 1980 के दशक के अंत तक सरकारी खर्चा उसके आय के मुकाबले जो है काफ़ी अधिक बढ़ गई थी और इसका परिणाम यह हुआ कि मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई और जिससे वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोतरी होने लगा और निर्यात के मुकाबले आयात की मात्रा जो है बढ़ने लगी और निर्यात के मुकाबले आयात की मात्रा जब बढ़ने लगा तो जिससे हुआ क्या, भारत का जो है अर्थव्यवस्था डगमगाने लगा और अर्थव्यवस्था जैसे डगमगाया इस पर नियंत्रण करना चाहिए। तो नियंत्रण करने के लिए ही 1991 में आर्थिक सुधार की नीति अपनानी पड़ी और निजीकरण, उदारीकरण और तत्पश्चात वैश्वीकरण, उदारीकरण का ही एक परिणाम है। क्लियर, समझ में आ गया। पांचवा प्रश्न है उदारीकरण को परिभाषित करें, ठीक है। पांचवा नंबर प्रश्न है उदारीकरण को परिभाषित करें। तो बिल्कुल उसी प्रकार से आप लोग को समझना है कि उदारीकरण से तात्पर्य व्यापार, खासकर विदेशी व्यापार पर लगाए गए हैं। तो विभिन्न नियंत्रण से मुक्ति देना, इन सभी नियंत्रणों को आवश्यक मानकर सभी प्रतिबंधों को हटा दिया गया जिससे आर्थिक सुधार हो सके। यह सुधार कब हुआ था? 1991 में आरंभ हुआ था और जिससे विदेशी व्यापार के क्षेत्र में सरकार द्वारा अपनाई गई इस नीति को उदारीकरण कहते हैं। तो बिल्कुल अगर आप लोग से पूछे उदारीकरण क्या है तो आंसर करना, उदारीकरण का तात्पर्य होता है व्यापार, खासकर विदेशी व्यापार पर लगाए गए विभिन्न नियंत्रणों को मुक्त कर देना और इन सभी नियंत्रणों को आवश्यक मानकर सभी प्रतिबंधों को हटा दिया जाए जिससे आर्थिक सुधार हो सके। और यह सुधार कब लागू किया गया था? सुधार नीतिकरण कब लागू किया गया था? 1991 से आरंभ किया गया था और देशी व्यापार के क्षेत्र में सरकार द्वारा अपनाई गई इस नीति को उदारीकरण कहते हैं। सिंपल से भाषा में आप लोग लिख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं छठे नंबर, और छठे नंबर है कि निजीकरण से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल आसान सा सवाल है। निजीकरण, देखिए निजीकरण से आप क्या समझते हैं? निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण स्वरूप या असंत अधिकार जमा लेना ही निजीकरण कहलाता है। अब मान लिया जाए ये आपका 1 कट्ठा जमीन है और इस पे हम धमकी से बोल दिए कि नहीं इस पे हम घर बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? तो दिक्कत तो होगा और दोनों में क्या होगा?
लड़ाई झंझट होगा। तो निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूपेण या अशांत अधिकार जमा लेना ही निजीकरण कहलाती है। और ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को चलाने में अपने अनुभव को लाभ उठाते हुए उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और यह नीति भारत सरकार द्वारा 1991 में उदारीकरण की नीति लागू करते हुए की है। तब बिल्कुल आप लोग समझ सकते हैं। देखिए ये निजीकरण और अनिजीकरण और गैर निजीकरण जो होता है, जो जैसे मान लिया जाए रोड है, ये मान लिया जाए रोड है और यहाँ पे आपका ज़मीन है, ये सरकार की ज़मीन है और सरकार की ज़मीन पे आप कुछ खोद दे, मान लिया जाए यहाँ पे मंदिर बना दिए, तो सरकार का मन है तो उस मंदिर को तोड़ सकते हैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहाँ पे लोग अपना रौब दिवाते हैं कि नहीं भाई मंदिर नहीं टूटेगा, तो ये निजीकरण ही कहलाता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र मतलब, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ पे हर कोई जा सकता है, ठीक है, सभी का हक हो, तो उसे ही सार्वजनिक क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट प्रश्न जितने थे सब तो बता ही दिए। अब आते हैं लॉन्ग टाइप प्रश्न में। और लॉन्ग टाइप जो प्रश्न है देख लीजिए कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी देश में अपने उत्पादन इकाई लगाने के निर्णय पर किन बात पर पड़ा, ठीक है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब इंटरनेशनल कंपनी किसी देश में अपना उत्पादन इकाई लगाने के निर्णय पर किन बातों का प्रभाव पड़ता है, तो बिल्कुल अच्छी तरह समझिए। तो आप लोग को आंसर करना है इसका कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में अपने उद्योग कारखाना खोलकर वैश्वीकरण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उद्योग स्थापित करने से पहले वहां की स्थिति के बारे में अच्छी तरह से पता कर लेते हैं। अब मान लिया जाए बड़ा सा उद्योग खोलेंगे, कारखाना खोलेंगे और वहां के बारे में पता ही नहीं रहेगा तो कैसे खोलेंगे, बहुत दिक्कत होगा। इसलिए जब भी बहुराष्ट्रीय कंपनी विदेश में अपना उद्योग चलाते हैं, अपना कारखाना खोलते हैं, तो उससे पहले जिस जगह पे वो स्थापित करना चाहते हैं वहां की स्थिति के बारे में अच्छी तरह से पता कर लेते हैं कि वहां कच्चा माल उपलब्ध होगा, श्रम शक्ति जो है उपलब्ध होगा, या जनसंख्या घनत्व कितना है, आर्थिक स्थिति के बारे में, यातायात के साधन के बारे में पता करके ही अपना उत्पादन को तैयार करके वहां के बाजार में पहुंचाते हैं। अभी मान लिया जाए, देखिए बिहार में कोई कल कारखाने नहीं, बहुत कम, एक दो है, वो भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर कल कारखाने खुल जाए, उद्योग यहाँ पे खुल जाए, फैक्ट्री यहाँ पे खुल जाए, तो दिक्कत नहीं होगा। बिहार के मजदूर को बिहार में ही रोजगार मिल जाएगा, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं होगा। लेकिन यहाँ के सरकार इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। अगर कंपनियां आती भी है तो उनको ये बोला जाता है भाई तू जान किस तरह कच्चा माल उपलब्ध कराना है, किस तरह श्रम शक्ति को लाना है, बाकी चीज को वही। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट के देखें तो वहां पे आप लोग को बहुत सारे कारखाने, उद्योग वगैरह हर चीज देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहां की सरकार उन्हें कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं। अब कोई किसी भी चीज की फैक्ट्री डाला जाए तो उसके लिए कच्चा माल तो होना चाहिए, लेकिन अपना बिहार सरकार तो अपने गांजा फूंक के रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए दिक्कत होती है। और चलिए आगे बताते हैं, अपना उत्पादन को तैयार करके वहां के बाजार में पहुंचाते हैं, और जिससे वहां के श्रमिक के साथ साथ उपभोक्ता को भी लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि उपभोक्ता सभी प्रकार के सामान एक ही जगह उपलब्ध हो जाता है। मान लिया जाए जो उपभोक्ता होते हैं, मान लिया जाए एक सेलर होते हैं, तो उनके पास सभी प्रकार के सामान होना चाहिए। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी उद्योग खोलकर वैश्वीकरण के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर आप जो पहला प्रश्न था, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा विदेशों में अपनी उत्पादन इकाई लगाने के निर्णय पर किन बातों का प्रभाव पड़ता है, तो यह बात लिख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। आइए दूसरा नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभाव को बताएं। बिल्कुल अच्छी तरह समझिएगा, बिहार की बात है और बिहार से हम लोग हैं, ठीक है, तो बिहार के बारे में अच्छी तरह समझ लीजिए। अब देखिए कि बिहार पर वैश्वीकरण के दो प्रकार का प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। एक मतलब पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव इफेक्ट, सिंपल सी बात है। तो अब देखिए बिहार में वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव क्या है, तो निर्यात में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण बिहार में किए गए निर्यात में वृद्धि हुई। निर्यात में वस्तुओं के अधिकतर कृषि
गत वस्तुएं आई। अब देखिए कुछ नहीं तो बस एक ही चीज बोला जाए कि बिहार में कृषि छोड़ा के कुछ है ही नहीं। देखिए यहाँ पे भी और सारे चीज आपको कृषि से ही मिल जाएगा। कृषि उत्पादन में वृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि से किसानों में खुशहाली बढ़ी, ठीक है, जिससे वे अपना विकास सही ढंग से कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता चलता अगर किसान की जमीन या क्या कहते हैं वो खेत में अगर अन्न नहीं हुआ, फसल गड़बड़ा गया तो उसका मुआवजा नहीं दिया जाता किसान को। जो बीज खरीदने बच जाते हैं किसान, उसे मान लिया जाए अभी कीजिए तो 10 रुपये किलो मिलता है। जब वही अनाज उपजा के किसान बेचने जाते हैं तो 8 रुपया हो जाता है, 7 रुपया हो जाता है। कहाँ से बेनिफिट होगा, कहाँ से खुशहाल रहेंगे? तो ये चीज़ चल रही, लेकिन चलिए ये चीज़ आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हुए होंगे। तो निर्धनता में कमी, वैश्वीकरण के कारण राज्य में निर्धनता की कमी आई और निर्धनता रेखा से नीचे आने वाले काफी कमी आई। निर्धन का मतलब होता है गरीब, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले काफी कमी आए। मतलब ये पहले गरीब था और धीरे धीरे डेवलप होते जा रहा है और थोड़ा ना थोड़ा विकास हो रहा है, ठीक है, ये चीज बता रहे। और पांचवा जो है पॉजिटिव चीज बता रहे, विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्धता। वैश्वीकरण के कारण ही बिहार के बाजारों में विश्व स्तर उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध हो गई। वैश्वीकरण के ही कारण आप जो अभी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मतलब हर चीज़ जो आप अलग अलग चीज़ की कंपनियां जैसे टाटा स्टील वगैरह सब चीज़ की जो कंपनियां आपके शहर में, आपके बिहार में अगर उपलब्ध हो रही तो वैश्वीकरण के ही कारण। अब दूसरी चीज़ हम लोग समझ लेते हैं नकारात्मक क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट क्या है, तो वो चीज़ समझ लीजिए कि बिहार में वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव तो कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग की अपेक्षा। तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पर उद्योग की कमी है। कृषि पर जितना निवेश होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। कृषि पर आधारित उद्योग की भारी कमी है। जो उद्योग थे वो भी बंद हो चुका है, ठीक है। दूसरा बात हम लोग कर लेते रोजगार पर विपरीत प्रभाव। तो बिहार में छोटे पैमाने के कुटीर उद्योग के क्षेत्र में उद्योग धंधे हैं, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनी की वस्तुओं सामने इसकी मांग बहुत ही कम हो गई है। अब बता रहे आप समझिए, उद्योग तो हमारे बिहार में है ही, लेकिन डेवलप नहीं है। यहाँ पे जो है बड़े पैमाने में इसका कुछ नहीं हो रहा है। बहुत छोटे पैमाने में कुटीर जो छोटा उद्योग होता है उसे कुटीर बोला जाता है, और कुटीर उद्योग तो है ही, लेकिन भैया जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी आती है ये सारा चीज हटाते, इंसान बहुराष्ट्रीय कंपनी वाले सामान को खरीदना पसंद करते हैं। तो सामने इसकी मांग बहुत कम हो गई और कुटीर और लघु उद्योग इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। अब तीसरा कंडीशन समझ लीजिए, कारण समझ लीजिए, रीजन, ठीक है, आधारभूत संरचना की कमी। तो बिहार सरकार के काफी प्रयास के बावजूद अभी तक बिहार में आधारभूत संरचना की काफी कमी है। तो बिहार सरकार क्या करते, कुछ नहीं। बिहार में कुर्सी के लिए मार है, बाकी कुछ नहीं। बिहार में मेरा कुर्सी हो, मेरा कुर्सी हो, भाई यही चल रहा है और कुछ नहीं। तो सड़कों का अभी तक पूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है, तो तथा बिजली का भी अभाव है। तो अभी देख लीजिए, नीतीश कुमार जब भी आएंगे अपने मुख्यमंत्री जी तो कहेंगे रोड चमका दिए, बिजली लगवा दिए। उनको ये बोलिए वैसे वैसे अभी भी गांव है जहाँ पे ना तो रोड ना बिजली का है, ठीक है। उन्हें वो बस वहाँ से पटना देखते रहते, पटना में है तो पटना के बारे में जानते हैं। अब जो जगह जहाँ रहेंगे तो वही उसी के बारे में जानेंगे। पटना में चारों तरफ बिजली लगा हुआ तो पटना सुंदर दिख रहा है। तो बाकी जो ऐसे ऐसे काफ़ी देहात क्षेत्र है जहाँ पे अभी तक बिजली गई नहीं, रोड की तो बात ही छोड़ दीजिए, ज़मीन दिखती है, रोड तो है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ जो है नेगेटिव इफेक्ट है अपने बिहार पे, नकारात्मक इफेक्ट। तो ये देखिए, निवेश में कमी, आधारभूत संरचना की कमी के कारण कोई उद्योगपति यहाँ निवेश के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि यहाँ के नेताओं और दबंग लोगों के कारण वे निवेश से हिचकते हैं। अब बात समझ में आ गया। अब कोई भी कंपनी आ जाए, कोई भी उद्योगपति आ जाए, निवेश में कमी है यहाँ पे, मतलब आधारभूत संरचना की कमी के कारण कोई उद्योगपति यहाँ निवेश के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ के नेताओं और दबंग लोगों के कारण वे निवेश से हिचकते हैं कि भाई अब देखो होता क्या है। यहाँ पे कोई एक उद्योगपति आया जो बोला हम फैक्ट्री लगाएंगे जिससे आप लोग को रोजगार मिलेगा, लेकिन यहाँ के जो
दबंग आदमी है, यहाँ के बगल के जो दबंग आदमी रहेगा, कहेगा नहीं तुमसे हम पहले 50,000 रुपया लेंगे तब यहाँ पे कुछ करने देंगे। तो इससे जो है उद्योगपति डरते हैं, भाई उनको पैसा हम कितना बार देते रहेंगे। तो ये चीज़ें हो रही, और साथ में नेता तो अपना कांड करबे करता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो आइए इसके बाद जो प्रश्न है आपका तीसरा नंबर प्रश्न, भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दें। तो बिल्कुल अच्छी तरह से इसको समझते हैं हम लोग। आइए, तो भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दें, क्या प्रश्न है, बहुत अच्छा, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को लिखना होगा यहाँ पे कि भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। तो पहला लिखना है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। तो वैश्वीकरण से भारत में प्रत्यक्ष निवेश प्रोत्साहन होगा, इससे भारत अपने विकास के लिए पूंजी प्राप्त कर सकेगी। दूसरी बात की प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि। तो वैश्वीकरण की नीति अपनाने से भारत की प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि होगी, जो प्रतियोगिता से शीघ्र विकास हो सकता है। और तीसरी बात की नई प्रौद्योगिकी के उद्योग में सहायक, मतलब वैश्वीकरण भारत जैसे पिछड़े देश को विकसित देशों द्वारा तैयार की गई है, प्रौद्योगिकी के प्रयास में सहायक बनता है। और चौथी बात की अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति, अगर वैश्वीकरण के कारण भारत को अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली उपभोक्ता वस्तुएं अपेक्षाकृत कम मूल्य में प्राप्त हो सकेगा। अभी देखिए सब चीज का जो है दाम आग फेंक रहा है, ठीक है, नए बाजारों तक पहुंचाए। वैश्वीकरण के फलस्वरूप क्या होगा, भारत विश्व के नए बाजारों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त कर लिया। और छठा, मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास, शिक्षा तथा प्रशिक्षित कौशल वैश्वीकरण के प्रमुख घटक हैं, इससे मानवीय विकास का बदलाव मिलता है। और सातवां समझ लिए बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार। तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के अन्य देशों के संपर्क में आने से बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र की कुशलता बढ़ी है। तो बात समझ में आ गया। और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न से पहले हम आपको बता दें, अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आप लोग को आगे भी मिलते रहेगा। तो वैश्वीकरण, देखिए प्रश्न है कि वैश्वीकरण का आम आदमी पर पड़े प्रभाव को की चर्चा करें, ठीक है, VVI प्रश्न है, नोट कर लेना। चौथा नंबर प्रश्न, तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे कि वैश्वीकरण का आम आदमी पर कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा है, लेकिन वे प्रभाव कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं। अब कहते हैं ना, अच्छा होगा तो खराब तो होगा ही, ठीक है, तो वही चीज़ है। तो अच्छा प्रभाव के बारे में पहले समझ लेते हैं। आधुनिक तकनीक की उपलब्धता, जो आधुनिक तकनीक थी उसकी उपलब्धता, वैश्वीकरण के कारण विश्व के विकसित देशों में अधिक आधुनिक, देखिए यहाँ पे अधिकतम होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अधिकतम, ठीक है, अधिकतम तकनीक विकासशील देशों में आसानी से उपलब्ध होने लगी और आधुनिक तकनीक के द्वारा, ठीक है, आज सबके लिए खुल गया है। जो आधुनिक तकनीक है आज सबके लिए खुल गया। अब देखिए सिंपल सी उदाहरण, आज जो हमारा जो है डिजिटल इंडिया कर रहे हैं, ये सबके लिए हो रहा है ना। तो उसी तरह आधुनिक है, ये सारा चीज़ क्या आधुनिक तकनीक हो गया। आज के डेट में जो है पैसा भेजने का कोई टेंशन नहीं, फ़ोन लिया नंबर मारा पैसा चला गया। अब देखिए रोजगार की बढ़ रही स्वाभिमान संभावना, ठीक है, तो रोजगार की बढ़ रही है संभावना। तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप उद्योग की प्रसार हुआ है और जिस कारण रोजगार के अन्य नए क्षेत्र खुल गए हैं और कुशलता श्रमिक किसको बोलते हैं, मजदूर को, ठीक है, इससे और भी अधिक लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है तीसरा कि उद्योग के आधुनिक संसाधनों का उपलब्धता। तो वैश्वीकरण के कारण विश्व के सभी देशों के उच्च उत्पादन लोगों के व्यापार के लिए उपलब्ध हो गई है और जिससे
इसके पहले यहाँ आम आदमी रेडियो के लिए तरसता था, वही आज घर घर में रंगीन टेलीविज़न, लैपटॉप वगैरह वगैरह सब, हाथों में मोबाइल फ़ोन की उपलब्ध हो गई है। तो ये जो है उपयोग की आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता के कारण हुआ है। तो मतलब वैश्वीकरण के कारण विश्व के सभी देशों उच्च उत्पादन लोगों के उपयोग के लिए उपलब्ध हो गया। पहले यहाँ आम आदमी के पास रेडियो तक नहीं रहता था। पहले पता है शादी में क्या मांगा जाता, शादी में कहता था एक वो साइकिल दे दीजिएगा, और क्या कहता था वो घड़ी, रेडियो, ये तिलक होता था लड़का का। अब तो भाई 4 व्हीलर चलता है। ठीक है, तो ये था चौथा प्रश्न। अब इसके बारे में देखिए कि वैश्वीकरण के कारण कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ा। वो क्या है? तो बेरोजगारी बढ़ने की आशंका। तो वैश्वीकरण के कारण आज सभी कार्य टेक्नोलॉजी के तहत किया जाने लगा। अब मान लिया जाए पहले जो होता था बहुत सारा काम आपको जो है खुद से करना पड़ता था, आज बटन दबाए हर काम हो जाता था। यहाँ तक कि फ़ोन किए आ जाता था, पैसा भेजना है बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से भेज देते थे। तो बेरोजगारी बढ़ा है, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी के कारण बेरोजगारी बढ़ा है। अब मान लिया जाए खेत में जो मजदूर काम करते थे, बीज डालते थे या उसे कुदाल लेके खोदते थे, ठीक है, तो आज वहां पे ट्रैक्टर चलता है। और ट्रैक्टर से क्या होता है? ट्रैक्टर से तो मतलब वो जोत देता है, खेत को जोतना समझते होंगे आप लोग, जोत देता है। अब उसके बाद तो अब बीज भी उसी से डाला जाता। पहले काटने के लिए मजदूर ढूंढना पड़ता था, मजदूरी हो जाता था उनका, लेकिन अब वो भी काम जो है काटिया का भी काम मशीन ही कर रहा है। तो बेरोजगारी बढ़ने की आशंका, मतलब वैश्वीकरण कारण आज सभी कार्य जो है टेक्नोलॉजी के तहत किया जाने लगा। और यहाँ किसी काम को करने के लिए 100 श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती थी, वहां टेक्नोलॉजी के कारण उसी काम को 1 या 2 आदमी ही मिलकर पूरा कर लेते हैं। तो बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए। अब देखिए यहाँ पे उद्योग और व्यापार में बढ़ रही प्रतियोगिता। तो विदेशी पूंजी और विदेशी कंपनी के बिना किसी भी प्रतिबंध के आयात होने से आम लोगों में बेरोजगारी की आशंका बढ़ी है। क्लियर, समझ में आ गया? अब देखिए ये चीज नहीं समझे क्या? देखिए उद्योग और व्यापार में बढ़ रही है प्रतियोगिता, मतलब विदेशी पूंजी और विदेशी पूंजी कंपनी के बिना किसी प्रतिबंध के आयात, मतलब जो आप लोग के पास पैसे आ रहे हैं, मतलब आयात यही हुआ, होने पर आम लोगों में बेरोजगारी की आशंका होने लगी। ठीक है, अब आते हैं लास्ट जो आपको समझाते हैं, श्रम संगठनों पर बुरा असर। तो वैश्वीकरण के कारण आज कानूनों में कुछ ऐसी लचीलापन आ गया है कि श्रमिक नेताओं को अपनी दुकान चलाना कठिन हो गया है। बात समझ में आ रही? और श्रमिकों के परिश्रम जितनी मिलनी चाहिए बिना मांगे ही मिल जाता है, उसे बिना मांगे ही मिल जाता है। तो ये सारा प्रश्न आप लोग को करवा दिए हैं, शॉर्ट प्रश्न और लॉन्ग प्रश्न। ठीक है, सभी प्रश्न करवा दिए। और इसके पहले जो है पहला अध्याय, दूसरा अध्याय तथा तीसरा और चौथा, पांचवा, सभी अध्याय का कंप्लीट वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेंगे, वहां पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। साथ ही अगर इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ तो ढूंढते ही होंगे आप लोग, तो पीडीएफ चाहिए तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो वहां पे जाके आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। और ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे आप लोग को वैसे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव तक का आप लोग को प्रश्न देखने को मिल जाएगा, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2022 के एग्जाम, 2023 के एग्जाम, जब भी आप देख रहे वीडियो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सारे के लिए मैंने ये बना दिया शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्न। तो भाई इस पे बात पे आप लोग को करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो डालें आप लोग के फोन में फट से चला जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।